ओके गाइस, तो कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म सारे के सारे डिस्कशन कर लिए थे कि जितने भी तुम्हारे कंसंट्रेशन टर्म थे वो हमारे डिस्कस हो गए थे। तो नेक्स्ट इस चैप्टर को अपन थोड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ अपन आगे डील करने वाले हैं हेनरी लॉ को। किसको? हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ किसके द्वारा गिवन था? हेनरी लॉ गिवन था सर हेनरी के द्वारा ही। और दूसरी बात, यह किस तरीके के सॉल्यूशंस के साथ में डील करेगा? भाई चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस के साथ ही हमको डील करना है। तो इसमें डील करेंगे जब अपन गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो रहेगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में हमें दो टाइप के लिक्विड के साथ में डील करना पड़ेगा। जो फर्स्ट केस रहेगा उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? लिक्विड और लिक्विड के साथ में डील करना पड़ेगा, और सॉलिड को लिक्विड के साथ में डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तीन केस हैं जिनके बारे में वही हम फर्दर सिस्टमैटिक एनालिसिस करेंगे कि इसका होगा क्या, इसके बारे में अपन लोग कैसे आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा, जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ को सबसे पहले, हेनरी लॉ समझने से पहले आपको मैं कुछ फैक्टर समझाना चाहता हूँ कि हेनरी लॉ किन किन चीज़ों पर डिसॉल्व करता है। तो सबसे पहली बात, तो हमें किस किस चीज़ों पर डिसॉल्व करता है? तो फर्स्ट टाइम तो ये है कि हेनरी लॉ का मतलब है कि अपन को क्या करना है, किसी गैस को इस, जैसे अपन ने क्या किया, ये आपका बीकर है एक, तो ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, ये अभी अपन इसको क्लोज कर देते हैं। गैस के कुछ पार्टिकल हैं, हमें इसको मिक्स करना है किस में? इस लिक्विड में। तो इस पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारे इस पर वर्क करने वाले हैं? सबसे पहला जो फैक्टर रहता है दैट इज़ नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस, और कई जगह आपको ये भी लिखा मिल जाएगा नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो दोनों बात एक ही है भाई। देखो सॉल्यूट के फॉर्म में अपन लोग क्या गैस ही तो ले रहे हैं, तो गैस का क्या नेचर है ये इस बात पर निर्भर करेगा भाई कि ये किस तरीके से इसकी हाई डिजॉल्बिलिटी होगी या लो सॉल्युबिलिटी होगी। ये किस पर डिपेंड करेगा कि इस गैस का नेचर कैसा है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात कर लूँगा मैं थोड़ा इसमें। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ। एक कंसेप्ट होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। ये बिल्कुल आपकी व्यवहारिक जीवन पर भी बिल्कुल लागू होता है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी अगर उसका नेचर सेम है तो वो दूसरे सेम नेचर वाले के साथ में क्या कर लेगा, उसको बहुत अच्छे से डिज़ोल्व कर लेगा। पहली बात, जैसे आपका मित्र है, तो आपका मित्र मतलब आपका नेचर है, तो आपके मित्र का थोड़ा बहुत आंकड़ा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वो आपका मित्र किस तरीके के नेचर का होगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अलग अलग पोल के दो सब्सटेंस हैं, अलग अलग दो पोल के मित्र हैं, एक बहुत धार्मिक है एक मांस मदिरा वाला है, तो दोनों का दोस्ती होगा। आई थिंक बहुत कम, कॉमन रेयर केसेस में होता है। हाँ, अगर आपको मजबूरी में पड़ जाएगी भाई, आपका जॉब है और एक जॉब में दो कलीग को रहना है, तो मजबूरी हो सकती है आपकी, नहीं तो फिर एक्सेप्शन में चला जाएगा वो। केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई जो रूल में बंध जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं कि हाँ ये फलाना रूल है, ये ढिमका रूल है। अगर जो रूल में नहीं बंधता है उसको अपन एक्सेप्शन कह के डालते हैं। बहुत अच्छा तरीका है केमिस्ट्री का अपना। चलो, तो यहाँ अपन किस तरीके की बात करेंगे कि भाई अगर आपके पास पोलर गैस है। पोलर गैस मतलब HCl। HCl के पास पोल है, जी हाँ बिल्कुल है। H और Cl एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑलरेडी तुम 12th क्लास में 11th में सारा सीख के आए होगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इस मीन पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो किस तरफ होने लगती है? क्लोरीन की तरफ। तो यहाँ थोड़ा पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो दैट्स वाई ये अपने आप पे क्या हो गया, एक पोल जनरेट हो गया, एक पोल ये जनरेट हो गया, एक पोल ये जनरेट हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल जनरेट हो गए। सेकेंड थिंग इसकी ये है, अगर आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया है, HCl गैसियस फॉर्म में हमने ले रखी है, और HCl को अपन ने क्या किया, वाटर में अपन ने डिजोल्व किया। तो वाटर भी आपका पोलर नेचर का है, H+ और OH- टाइप का, इसके पास भी सीन रहता है। तो इसमें भी आपके दो पोल लगभग जनरेट हो गए। तो क्या, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे HCl और H2O एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपको दे दूं कि C6H6 मैंने सॉल्वेंट ले रखा है, मतलब बेंजीन, और बेंजीन में मैंने क्या कर लिया, HCl गैस को मिक्स किया। तो HCl गैस का नेचर कैसा है भाई?
HCl गैस आपका पोलर नेचर रखता है, और C6 ये कैसा है, ये आपका नॉन पोलर नेचर रखता है। तो पोलर और नॉन पोलर मतलब ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफ़र करते हैं। डिफ़र करते हैं मतलब ये एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन या बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर पाएंगे। जब कॉम्बिनेशन और बॉन्डिंग बहुत अच्छे से नहीं बनेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के मतलब इस वाली गैस को बहुत आसान नहीं है इस बेंजीन में डिज़ोल्व करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और ले लूँ और कुछ सब्सटेंस ले लूँ तो कुछ और नॉन पोलर चीज़ों के बारे में बात करते हैं अपन लोग। जैसे आपका CCl4 हो गया, CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हो गया, तो ये भी आपका कैसा रहता है, नॉन पोलर में रहता है। फिर आपका CH2 हो गया, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका नॉन पोलर में रहेगा। इसमें अगर आप कोई पोलर गैस करते हैं तो ये भाई डिज़ोल्व नहीं होने वाली है यहाँ पे। हाँ, अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस अपन करते हैं तो ये बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये आपकी पहली आसान सी बात रहेगी, कौन सा एक फैक्टर होता है जो गैस की डिज़ोल्बिलिटी है उसकी सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क डाल सकता है, दैट इज़ नेचर ऑफ द गैस। ओके, चलो अपन सेकंड फैक्टर पे बात कर लेते हैं। तो सेकंड फैक्टर आपका यहाँ पर रहेगा, सेकंड फैक्टर रहेगा टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसका बहुत आसान सा तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसका एक तरीका ये है, पहले अपन आसान देख लेते हैं फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, एक लिक्विड भर के रखा है। ओके, अपन ने लिक्विड भर के रखा है इसमें, और फिर क्या है, और यहाँ पे इसको मैंने ऑफ कर दिया, और यहाँ अपन ने क्या कर लिया, कोई गैस के पार्टिकल ले लिए। अब इस गैस के पार्टिकल को मुझे इसमें डिज़ोल्व करना है। यहाँ से नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर हीट दे रहा हूँ। ओके, नीचे से इसको क्या दे रहा हूँ, मैं हीट दे रहा हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, जब मैं नीचे से इसमें हीट दूंगा तो क्या इसके पार्टिकल्स में कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, बिल्कुल होगी। और इसके पार्टिकल्स, इसकी जो सरफेस पे जो पार्टिकल हैं उस पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, मतलब गतिज ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, ये अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगेंगे। इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या इसको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी कहता है कि आपका रिएक्शन ये बैकवर्ड चला जाने लगेगा। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रिएक्शन कैसी रहेगी, ये तो रिएक्शन का नेचर है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। ये मैं अभी आपको वहाँ पर भी बहुत डिटेल करवाने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक में। तो ये तो आपका सिंपल सा तरीका है, अगर आपको थर्मोडायनेमिक पल्ले नहीं पड़ता है तो कम से कम इसको तो सीख के जाओ और इसको लिख के आओ कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव करने लगेगी, मतलब इसका डिसोल्यूशन लो होगा, कम घुलेगी गैस आपकी जो भी आप उसमें डिसॉल्व करना चाहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज मैं रिपीट कर देता हूँ इसको दोबारा कि जब भी आपका कोई लिक्विड रहेगा उस पर आप गैस के पार्टिकल मिक्स कर रहे होते हैं तो नीचे से जब आप हीट बढ़ाएंगे तो इसके पार्टिकल्स पे, वाटर के पार्टिकल्स पे भी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जो हीट दे रही होगी नीचे से, और उसके पार्टिकल्स मोशन में आने लगेंगे। जब ये कोलाइड करने लगेंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है कि गैस को ये अपने अंदर क्या कर ले, खींच ले, अपने अंदर संतुष्ट कर ले। तो दैट्स वाई ये क्या होता है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब टेम्परेचर नीचे से बढ़ाओगे गुरु तो आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ली चैटलियर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से भी डील कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखने वाला हूँ कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो अभी मैंने क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात एक ही है, चाहे टेम्परेचर को इस तरफ लिख लूँ चाहे सॉल्युबिलिटी को इस तरफ लिख लूँ, किसी में कोई घबराने वाली या संशय वाली बात नहीं है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको और छोटा करके साइड में लगा लेता हूँ। अब आपको बताता हूँ इसका थर्मोडायनेमिक आइडिया। इसका थर्मोडायनेमिक आइडिया आया कहाँ से? सब लोगों ने आपने देखा होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे जो डेल्टा जी रहता है इसका मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या मतलब होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के एक कंसेप्ट होते हैं कि भाई साहब अगर ये नेगेटिव हुई तो रिएक्शन आपकी फीजिबल होगी, मतलब रिएक्शन आप कर पाओगे, संभव होगी, रिएक्शन पॉसिबिलिटीज़ में चली जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये रिएक्शन होती रहती है। सेकेंड थिंग, अगर ये आपका डेल्टा जी पॉजिटिव रहा, अगर ये डेल्टा जी आपका पॉजिटिव रहा तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, इज़ नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होने वाली है, या आपकी नॉन फीजिबल रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। समझते हैं इस बात को। तो मेन एम अपना क्या है? मेन एम अपना ये है कि अपन को डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है। क्या रखना है? डेल्टा जी को नेगेटिव। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में इसकी और बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल कर लेते हैं। तो अपन को डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव। ये बात बिल्कुल कान में बिल्कुल डाल के रख लो, दिमाग में बैठा के रख लो कि डेल्टा जी अपन को कैसा चाहिए भैया? डेल्टा जी अपन को नेगेटिव चाहिए। बट इस केस में क्या है? इस केस में डेल्टा एच आपका नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव क्यों है भाई? डेल्टा एच इसलिए नेगेटिव है कि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में आपका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है, एंथैल्पी चेंज आपका नेगेटिव होता है। और अगर आप डेल्टा एच को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये आपका वैल्यू कैसा होगा? रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ये तो 9th 10th के कंसेप्ट हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इवॉल्व आउट इन द प्रोडक्ट साइड। हीट आपकी प्रोडक्ट की साइड निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इनको इनिशिएट करने के लिए, जिस रिएक्शन की शुरुआत करने के लिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए, उस रिएक्शंस को अपन लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सबको हुआ? बिल्कुल होना भी चाहिए। और नहीं हुआ होगा तो अब फिर क्या कर सकते हैं भाई आपके लिए? तो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ यार, ये क्या हो जाता है बीच में। ओके चलो, इसको मैंने इस तरफ साइड में लगा लिया। चलो दोबारा से देखो। अभी आपका डेल्टा एच इसमें क्या है? डेल्टा एच आपका नेगेटिव आया, अपन को ये नेगेटिव है, फिर माइनस टी, और ये भी आपका कैसा है? नेगेटिव है। डेल्टा एस भी आपका नेगेटिव है। डेल्टा एस कैसा है? डेल्टा एस आपका नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी फ़ी आपकी क्या है? रैंडमनेस जो है, रैंडमनेस इसकी घट रही है। मतलब इसकी फ्री नेचर जो है वो घटता जा रहा है। मतलब जो आदमी जितना बेला रहता है, वेले भेजेंगे नहीं, वेले आदमी हो यार तुम, तो वेले आदमी मतलब जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, तो उतने ही पार्टिकल कैसे होते चले जाएंगे? फ्री होते चले जाएंगे। अभी इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो? गैस के पार्टिकल अभी पूरी तरीके से फ्री हैं। अगर वो जाना चाहते हैं, लिक्विड के अंदर जा रहे हैं वो, अगर वो लिक्विड के अंदर जाएंगे तो अपना जो इतना फ्री मूवमेंट होगा कि आप वो कर पाएंगे उस लिक्विड के अंदर? चलो मैं बताता हूँ। आप लोग ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? आराम से खेल कूद रहे हो, ठीक है? या कभी अभी क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, बिल्कुल फ्री हो, कोई टीचर नहीं है, कोई काम नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हारा मूवमेंट क्या होगा? थोड़ा फ्री होगा। लेकिन जब टीचर आ जाएगा तो तुम्हारे ऊपर एक थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। तो क्या तुम इस तरीके से फ्रिक्वेंटली मूव कर सकते हो? बगल वाले लड़के को बैठ के सीट पे लात मार सकते हो? नहीं मार सकते भाई। तो आपकी फ्री नेचर जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो डेल्टा एस भी इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अब गैस के पार्टिकल बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो लिक्विड के अंदर जाएंगे तो उनका मूवमेंट थोड़ा क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ध्यान से समझना है इसको, ये किस तरीके से डील करेंगे अपन। डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो ये तो अभी नेगेटिव है, ओके। ये माइनस और ये माइनस, मैथ वाले होंगे बहुत आसानी से मगअप कर पा रहे होंगे, लेकिन बायो वाले भी इतने लीचड़ मत बनो यार कि अभी ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये यहाँ पे टी हो गया। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर ये बात तुमने बहुत ध्यान से समझ ली तो ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो नेक्स्ट पे ले लेता हूँ, ये गंदा हो जाता है यार। डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिख लिया अपन ने? नेगेटिव और प्लस टी। अब यहाँ देखो, मान लो कि डेल्टा जी और ये दोनों जो वैल्यू हैं, ये जो दोनों वैल्यू हैं मतलब नेगेटिव और ये डेल्टा टी, अगर ये बढ़ेगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, अभी ये बिल्कुल जीरो है, मान लो एक किस्म के लिए, मान लो एक मिनट के लिए मेरी बात मान लो कि भाई डेल्टा टी अगर मैं बढ़ाऊँगा, इसको बिल्कुल फ्रेश रखो, इसको रख लो कि ये बिल्कुल कांस्टेंट है भाई साहब, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अगर आप डेल्टा टी आप बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो थोड़ी बढ़ेगी। तो मतलब इस पे जो भी घटना बढ़ना है उस पे किस पे फ़र्क पड़ रहा है? उसके डेल्टा जी पे फ़र्क पड़ेगा ना। अगर ये यहाँ बिल्कुल इसको अपन ने नेगेटिव वाली वैल्यू को बिल्कुल कांस्टेंट ले लिया। अभी अपन क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को अगर ऊपर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू कैसी होती जाएगी? पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो डेल्टा जी कैसे होता चला जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन हमें तो चाहिए नेगेटिव। तो ये कब हो रहा है पॉजिटिव? जब अपन लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अपन ने क्या कर दिया? इसको थोड़ा कांस्टेंट रखो। फिर अपन ने क्या कर दिया? टेम्परेचर को अब इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे,
अभी इंक्रीज़ कर रहे थे, अभी इसको डिक्रीज़ करेंगे। अब मैं जब इसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो डिक्रीज़ करने के बाद क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी। मतलब ये -1 था, ये +1 था। अगर मैं इस वैल्यू को घटा दूँ तो ये -4 -5 हो जाएगी। तो मतलब इससे तो लोअर ही आती चली जाएगी। तो अब ये डोमिनेटिंग फिगर कौन हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। डोमिनेटिंग फिगर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो जो डोमिनेटिंग वैल्यू आएगी डेल्टा जी की, वो भी नेगेटिव आएगी। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। तो कब हो रहा है भाई साहब डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव, जब टेम्परेचर लो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि रिएक्शन की फीजिबिलिटी करनी है। मतलब फीजिबिलिटी मतलब रिएक्शन कब होगी, रिएक्शन अपनी क्या है, रिएक्शन अपनी ये है कि अपन को गैस को लिक्विड में मिलाना है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस चेक करना है। तो अपन ये रिएक्शन, ये अपनी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी कब बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी जब बढ़ रही है भाई साहब, नेगेटिव कब आ रही है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, लो हो, टेम्परेचर क्या हो, कम हो। तो क्या रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन आपका बनेगा कि सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो वो अपन लीचर्ट प्रिंसिपल से मैं तुम्हें यही बता रहा था, और इस वाले थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से भी मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। इसका मतलब कहने का ये होता है कि भाई साहब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एप्लीकेशन इसके बताता हूँ मैं तुम्हें, साथ साथ में एप्लीकेशन इसके बताता हूँ। चलो इसके एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ कि इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी कहते हो कि भाई नदी के पानी में लोग बाग क्या कर देते हैं, नदी के पानी में, नदी का पानी है, ओके, ये नदी है, इसमें पानी भर रखा है, नदी में पानी होता ही है। अभी कुछ दुष्ट लोग क्या करते हैं गांव वगैरह में कि इसमें ऑयल डाल देते हैं या कुछ बहुत गर्म पदार्थ इसमें डाल देते हैं। जब भी गर्म पदार्थ इसमें डाला जाता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो इसमें ऑक्सीजन घुली हुई है ना, वो सबकी प्राणवायु है। ऐसा नहीं कि हमारी अकेली प्राणवायु है, वो लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं भाई, श्वसन वो भी करते हैं। तो जब एक्वेटिक एनिमल्स के पास में ऑक्सीजन की इसमें फिर क्या हो जाती है, जब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा भाई साहब, तो इसकी ऑक्सीजन की इसमें जो डिजोल्बिलिटी है वो क्या हो जाती है, घटने लगती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो जलीय जीव हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल हैं, एक्वेटिक एनिमल करेंगे क्या, एक्वेटिक एनिमल मर जाएंगे और कुछ नहीं होगा उनका। तो इसीलिए जो जलीय एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल हो गए, आपके पास क्या आएगा कि कमेंट करिए, आपको एक कथन दे दिया जाएगा, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन ही होगा, और उसको यही बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आप यही लिख के आएंगे तो एक स्टेटमेंट आपका कैसा दिया रहेगा कि आपके जो जलीय जीव हैं वो ठंडे पानी में रहना क्यों पसंद करते हैं। भाई साहब ठंडा पानी का मतलब टेम्परेचर का लो होना, बात समझ में आती है, टेम्परेचर का लो होना। और टेम्परेचर अगर लो हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। दैट्स इट, ओके। ये आपका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन डला रहेगा जो टेम्परेचर पे बेस्ड रहता है। अभी आप थम्सअप वगैरह पियेंगे तो वो अगला वाला मैं फैक्टर समझा रहा हूँ, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड रहेगा आपका प्रेशर। तो ये पूरा बहुत आसान है, इसको तो आंख बंद करके भी समझा जा सकता है और समझाया भी जा सकता है। आपका ये क्या है, लिक्विड है, ये गैस के पार्टिकल है। इस पर क्या करोगे, ऊपर से तुम कोई पिस्टन लगा दोगे, पिस्टन लगा दोगे तो ये क्या हो जाए, ये पार्टिकल श्रिंक हो जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसमें आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन समझ लो। अभी तुम क्या हो, अभी तुम क्या हो, ग्राउंड जीरो पर, ओके। जब तुम ऊपर चले जाते हो, ऊपर चले जाते हो तो प्रेशर होता है वो आपका डिक्रीज होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। जब आप माउंटेन्स पे जाते हो, हिली एरियाज़ पे घूमने जाते हो, या बहुत जैसे आप एवरेस्ट पे चले गए, माउंट किलीमंजारो पे चले गए, तो इस पे चले जाने के बाद आपका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर में डिज़ोल्व गैसों का परसेंटेज कम हो जाएगा। मीनवाइल हमें देखना है केवल ऑक्सीजन को, तो हमारे बॉडी के अंदर भी हमें ऑक्सीजन लेने में परेशानी होगी, होगी कि नहीं। नीचे जाते हैं तब भी समस्या, ऊपर जाते हैं भाई तब भी समस्या, तो कहाँ रहना है, ग्राउंड पे रहो, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ऑक्सीजन जब ऊपर लेके जाते हैं अपन लोग, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जो माउंटेनियर्स होते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। अगर नहीं गए तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम तो आपका डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस सारा ब्लॉकेज में जाता है। ब्लॉकेज में जाता है तो आपकी थिंकिंग जो स्किल होती है, थिंकिंग स्किल आपकी चोक होने लगती है। ये भी आपके एप्लीकेशन में ही पूछा जाएगा कि जब भी आप ऊपर जाते हैं
तो आपकी जो थिंकिंग मसल्स होती हैं, आपका जो ब्रेन होता है वो सही से वर्क क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है बिकॉज आप ऊपर जाते हो, प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन भी, आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो गई तो आपकी रेस्पिरेशन और डाइजेशन और थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं वो सारी चोक्ड होने लगती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऊपर जाते समय भाई साहब आप क्या करें, ऊपर जाते समय ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाएं, वरना ऊपर ना जाएं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थिंग, एक और एप्लीकेशन इसका बताता हूँ। अभी चल भाई गर्मी लग रही है, चलो यार कुछ करते हैं, थम्स अप पीते हैं, है ना, कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिसका है तो नाम बनेगा, ऐसा कुछ करके बहुत सारे ऐड चलते हैं। तो अभी इसमें क्या रहता है? इसमें सिंपल है, आपके पास क्या है, वाटर रहता है। वाटर में क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, डिजॉल्व कराया जाता है। सिंपल। ये गर्मियों के सीज़न में, स्प्रिंग्स, अभी जो विंटर वो समर सीज़न चल रहा है, इस समर सीज़न में आप स्प्राइट पी रहे होंगे, थम्स अप, कोका कोला, ये सब इसी का क्या होता है, सब कुछ इसी का क्या होता है, एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, तो मैंने ये आपके एप्लीकेशन क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब चलते हैं इसके स्टेटमेंट पे कि हेनरी लॉ क्या कहते हैं। हेनरी लॉ कहते हैं कि, अभी हेनरी लॉ समझाने से पहले एक बात और समझ लो मेरी बात। अभी भी कोई भी लिक्विड रहता है, ये आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसको थोड़ा हीट दोगे नीचे से तो वो किस में बदल जाएगा, वेपर में। अभी एक कंटेनर अपन ने पूरा इस सिस्टम को पूरा क्या कर लिया, एडियाबेटिक कर लिया है। अभी सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक्स, ये सिस्टम और सराउंडिंग की बातें तुम्हें 11th क्लास में सीखनी चाहिए, तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना अभी कि मैं इसमें समझाने जा रहा हूँ। ओके, हाँ, तो मैंने एक सिस्टम बना लिया, ये बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, इस क्लोज्ड सिस्टम में अपन लोग क्या देखते हैं कि इसकी गैस के पार्टिकल यहाँ जाएंगे। अभी मान लो कि ये इसके पार्टिकल नहीं है, ठीक है, या इसी के पार्टिकल हैं, तो ये क्या बनेगा, ये वेपर बनेगी। क्या बनेगी, ये वेपर बनेगी। इस वेपर के द्वारा इस पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, और इसी वेपर, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। हिंदी वाले इसको बोलते हैं वाष्प दाब। तो मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वीडियो में आपका वाष्प दाब तो नहीं यूज करने वाला, मैं करूँगा वेपर प्रेशर। तो आप सीख के चलें, समझ के चलें कि ये वाष्प दाब ही होगा। तो लिक्विड के द्वारा जो वेपर बनता है, उस वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर उस लिक्विड पे अप्लाई होता है, उसी को बोलते हैं अपन लोग वाष्प दाब। चलो, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपका ये इसका प्रेशर और इस लिक्विड का प्रेशर दोनों इक्वल में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है, अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब की डेफिनेशंस में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जो भी आप सीख के आए हो उन सब चीज़ों में थोड़ा क्या कर लें, बदलाव कर लें। चलो, तो अभी हमारा हेनरी लॉ पे आते हैं। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है? हेनरी लॉ अपन को कहता क्या है? हेनरी लॉ किस चिड़िया का नाम है? हेनरी लॉ कहता है कि इन एनी लिक्विड applied vapor pressure of the gas on the surface surface on the surface of the liquid is directly proportional to mole fraction of the gas। इस बात को लिखना लिखना तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि मैंने लिखा क्या है, लेकिन समझ लो कि अपन किसी भी लिक्विड को, मतलब किसी भी लिक्विड में जब गैस को डिज़ोल्व करते हैं तो वो गैस कितना वेपर प्रेशर, कितना वाष्प दाब अप्लाई करेगी उस पर, ये किस पे बात पे निर्भर करता है कि उसका कितना मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभास। ये देखो, तुम्हें पिछला चीज़ क्लियर होगा तो ये मोल फ्रैक्शन वगैरह बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होके चला हुए तुम। ठीक है, तो उसके मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी, अगर यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन नहीं लिखा होगा, कहीं कहीं स्टेटमेंट में आपको क्या लिखा होगा, सॉल्युबिलिटी लिखा होगा, उसकी कितनी घुलनशीलता होगी ये बात आपको बताई गई होगी। तो बात एक ही है, चाहे उसकी घुलनशीलता के बारे में बात करें, चाहे उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, बात दोनों एक ही हैं। या चाहे उसके मोल फ्रैक्शन के अंदाज में बात करें, भाई कोई लिक्विड घुले, कोई गैस उसमें घुलेगी तो उसका कितना अमाउंट है, इसी बात को तो आपको तय करना है। तो कैसा रहेगा स्टेटमेंट, उसको देख लो कि अभी देखो मैंने थर्ड फैक्टर जो बताया कि प्रेशर है, इस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर बोलेंगे। ये दैट इज़ वेपर प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उस गैस का कितना अमाउंट उसमें घुला है, ठीक है। और उस गैस का अमाउंट अपन किससे मापते हैं, किस कंसंट्रेशन टर्म से मापते हैं, मोल फ्रैक्शन से। किससे मापते हैं, मोल फ्रैक्शन से। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और X को ही अपन ने क्यों चुना, X को अपन ने इसलिए चुना भाई साहब, X को अपन इसलिए चुन रहे हैं बिकॉज ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे इसकी कोई निर्भरता नहीं है, टेम्परेचर पे निर्भरता नहीं है, इसलिए हम इसको चूज कर रहे हैं। हालांकि मोलरिटी को भी चूज कर सकते थे, लेकिन हम यही करेंगे यहाँ पे। चलो, तो इसी को क्या करते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और जब हम इसका क्या हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे अपन को एक कॉन्स्टेंट डालना होता है। दैट इज़, ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू KHX। क्या फॉर्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू KHX। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, H क्या रहेगा यहाँ पे, KH क्या रहेगा, इसी को बोलते हैं अपन लोग हेनरी कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, अभी अपन क्या बातें करेंगे कि P इज इक्वल टू KHX, ये बात अपन को पता है। तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन X, P अपॉन X। X का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और यू कैन से लाइक दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो अगर अपन प्रेशर को कांस्टेंट रख दें कुछ समय के लिए, तो सॉल्युबिलिटी और KH का क्या रिलेशन निकल के आता है, तो 1/x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। मैं थोड़ा आपको बैक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी साइन लगाते थे। अभी मैं इक्वलिटी से तुम्हें क्या लगवा रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी साइन लगवा रहा हूँ। तो मतलब अगर मैं x को क्या लिख दूँ, सॉल्युबिलिटी लिख दूँ, तो सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। अंडरस्टैंड, सारे लोगों को समझ में आया है कि सॉल्युबिलिटी मतलब x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/KH, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन। और पिछले क्या रिलेशन निकाल के आए हो, पिछला रिलेशन निकाल के आए हो सॉल्युबिलिटी यानी x यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कि कितना अमाउंट ऑफ गैस इसमें डिजॉल्व है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ये दोनों बातें, अब ये पीछे एक बात तो मैं पीछे नीचे वाली सिखा के आया और KH वाली मैंने अभी बताई। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूँ, इन दोनों को क्या कर दूँ मैं, मर्ज कर दूँ, तो अब क्या देखने को मिलेगा, नज़ारा आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखो क्या नज़ारा देखने को मिलेगा कि 1/KH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। यानी कहने का मतलब ये कि KH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही तो मिलेगा भाई साहब। यानी हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बहुत हाई होगा जब टेम्परेचर हाई होगा, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू लो होगा जब टेम्परेचर लो होगा। ये इसका सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेगी और इसको आप बहुत अच्छे से आइडिया लगा के चलो। तो ये हेनरी वाला लॉ वाला पोर्शन मैं यहीं फिनिश करता हूँ, यहीं इस वीडियो को एंड भी करता हूँ, क्योंकि आज भी मैंने तुम लोगों को इतना ही पढ़ाया था। अगर इसमें से कोई किसी प्रकार की किसी को भी प्रॉब्लम हो, ओके, आप NCERT पढ़ें, उसके इसके मेन बात मैं इसको ये भी बता रहा हूँ आपको कि इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी करें, और किसी को भी कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम या कोई किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आती है तो थ्रू व्हाट्सएप, वाया व्हाट्सएप मुझे सेंड कर सकता है। और थ्योरिकल प्रॉब्लम जो आती है तो वो कल जो भी हमारी मीट पर क्लास होगी, ठीक है, तो उस मीट की क्लास में वो हमसे डिस्कशन कर ले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।